तब सर जब भी कोई अच्छा सीरियल आ रहा है या कोई अच्छा सीन है, फिल्म का इंतज़ार कर रहा है कोई, या इंडिया पाकिस्तान का मैच है, उस समय लाइट काट दी जाती थी। तो सर ये अकस्मात होता था या विद्युत विभाग की प्लानिंग होती थी कि उपभोक्ता को परेशान करना है? बात की ग्वालियर का उत्तर क्षेत्र अगर मैं बात करूँ, हजीरा वगैरह जहाँ लगता है, वहाँ पर लाइन लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है, ऐसी कंप्लेंट्स भी आती हैं। तो वहाँ क्या ऐसी समस्या है कि सर इतना ज़्यादा लाइन लॉस वहाँ पर हो रहा है? तो ये बिल जारी हुआ था, वो 3000 करोड़ का बिल पहुंच गया था एक उपभोक्ता के पास। तो ये काम का प्रेशर था सर, ये क्या था जिससे कोई बिजली का बिल जमा नहीं कर रहा है, 3 महीने हो जाए या 10,000 प्लस उसका बकाया हो जाए, तो उसके बाद विद्युत विभाग उसे सूचना नहीं देता है और चुपचाप से जाकर उसका लाइट कनेक्शन काट देते हैं। तो ऐसा सर मतलब इंटेंशनली किया जाता है कि सूचना नहीं दो और काट दो? नहीं, इसमें सूचना देना कोई प्रावधान ही नहीं है। सूचना नहीं देना है हमें, डिस्कनेक्शन से पहले कोई सूचना नहीं देना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्वालियर ब्रेकिंग। मैं हूं गौरव और कार्यक्रम है संघर्ष से शिखर तक। दोस्तों, आज के एपिसोड में हमारे साथ एक ऐसे अधिकारी हैं जिनकी ज़रूरत आपको अक्सर पड़ती होगी, क्योंकि वो जुड़े हैं विद्युत व्यवस्था से। ग्वालियर शहर की विद्युत व्यवस्था पूरी वो देखते हैं। जी, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी के ग्वालियर शहर वृत्त महाप्रबंधक श्री नितिन मांगलिक जी की, जो कि हमारे साथ हैं। आज हम उनसे बात करेंगे उनकी ज़िंदगी से जुड़े कई सारे अहम जो पड़ाव आए हैं उनके बारे में, उनकी बचपन से लेके अभी तक को जिम्मेदारियां उन्हें मिली हैं उनके बारे में, कैसे वे इस क्षेत्र में पहुंचे और कैसे उन्होंने ये मुकाम हासिल किया। साथ ही साथ थोड़ी बहुत ये भी बात करेंगे कि विद्युत उपभोक्ताओं को जो परेशानियां आती हैं उनसे वे कैसे निपटें। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सर, पहला सवाल मैं आपसे बचपन से जुड़ा ही करूँगा। अभी तो सर आप इतनी बड़ी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, बचपन से ही आप जिम्मेदार थे या बचपन एक होता है ना कि बचपने वाली एक उम्र होती है, बच्चे हंसते हैं, जिम्मेदारियां नहीं लेते हैं, माता पिता की डांट खाते हैं, स्कूल में भी पिटाई होती है। मुझे जानकारी, आप मिसिल स्कूल से तो पढ़े हैं, मैं भी वहाँ से ही पढ़ा हूँ, इसी विद्यालय से। तो सर क्या कभी समोसे खाने जाते थे कैंटीन में? हाँ, बचपन तो और बच्चों जैसा ही रहा, लेकिन ये बात ज़रूर है कि मैं बहुत एक ज़िम्मेदार स्टूडेंट था शुरू से। और मिसिल स्कूल में भी मैं टॉपर रहा। मिसिल स्कूल में जब हायर सेकेंडरी, उस समय 11th हुआ करता था, हायर सेकेंडरी हुआ करती थी, तो मैंने उसमें स्कूल में टॉप ही किया था। लेकिन मित्र मंडली तो हमेशा से ही रहती थी और एक मेरा हमेशा सर्किल बना रहा, चाहे वो अभी भी हो, तो एक लंबा चौड़ा सर्किल रहता मित्रों का। तो तब भी था और तब तमाम शैतानियाँ भी होती थी, लेकिन उसके बावजूद भी हम एक अनुशासन पसंद में एक स्टूडेंट था उस समय भी। और उसके अलावा बहुत सारे कल्चरल एक्टिविटीज़ में भागीदारी देने का मौका मिलता था स्कूल में। तो सक्रियता तो शुरू से ही रहती थी, लेकिन मस्तियाँ भी की और सक्रियता भी रही, दोनों ही काम रहे। सर, 11th में आपने मैथमेटिक्स लिया होगा, तो उस समय एक चलता था, पेरेंट्स इतना इन्वॉल्व नहीं होते थे कि दोस्तों ने लिया, या 10th की मार्कशीट, 10th के जो मार्क्स अच्छे आ गए, अगर फर्स्ट डिवीज़न भी आ गई है तो बच्चा मैथ्स या बायो ले लेता था। जो कम आते थे वो कॉमर्स की ओर रुझान करते थे अपना। तो आपके साथ क्या वाक़या था कि दोस्तों को देखकर या शुरू से ही प्लान था कि मैथमेटिक्स में ही करियर बनाना? नहीं, मैं मैथ्स ही लेना चाहता था। मेरे फादर मैथ्स के प्रोफेसर रहे साइंस कॉलेज में, और उस समय 8th के आधार पर 9th में लिया जाता था, जो 9th 10th 11th उसमें स्ट्रीम चलती थी। जैसे अब 10th के बाद लेते हैं, उस समय 8th के बाद 9th में ले लिया करते थे। तो मेरे फादर चूँकि मैथ्स से जुड़े रहे, तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं कि बायोलॉजी या कॉमर्स की साइड जाना है, हमेशा ऐसे इंटरेस्ट मैथ्स में ही था, तो इसलिए मैथ्स लिया। और उस समय मैथ्स लेने के बाद स्वाभाविक रूप से इंजीनियरिंग करनी होती थी। ये भी एक बिल्कुल एक फ़िक्स पैटर्न था, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ 84 की। 84 में मैंने हायर सेकेंडरी किया था, तो 85 में स्वतः इंजीनियरिंग कॉलेज में चले गए MITS में। तो उसमें ये भी कभी सोचा भी नहीं कि कुछ और भी करना है, या जैसे अब तो पैटर्न बन गया है कि IIT करना है या ये करना है। तब कुछ नहीं, तब PET हुआ करता था, PET में सिलेक्शन हो गया और हमने MITS ज्वाइन कर लिया। तो ये बड़ा एक मतलब एक फ़िक्स पैटर्न जिसको बोलें, उस समय जो चला करता था, उसी फ़िक्स पैटर्न के तहत हम लोगों ने इंजीनियरिंग पूरा किया अपना। सर, PET में पहली बार में ही सिलेक्शन हो गया या उसमें 2-3 अटैम्प्ट लिया आपने? नहीं, मैं हायर सेकेंडरी के बाद इमीडिएटली उसी हायर सेकेंडरी के साथ ही मेरा PET में सिलेक्शन हो गया था और मुझे MITS ग्वालियर मिल गया था, तो मैंने MITS में ज्वाइन कर लिया था।
सर एमआईटीएस से जुड़ी कोई याद जो आपको हो? एलुमनी में भी आप गए थे, अभी कुछ साल पहले शायद हुई थी, वहाँ गए थे, आपको बुलाया गया था, तो कुछ ऐसी जुड़ी याद एमआईटीएस कॉलेज की? बहुत सारे छात्र हैं जो एमआईटीएस में पढ़ते हैं, इस कार्यक्रम को देखते हैं, क्या आप साझा करने चाहेंगे? एमआईटीएस के वो 5 साल बहुत ही इंटरेस्टिंग रहे। बहुत सारे चीज़ें हम कॉलेज में जब जाते हैं तो हम सीखते हैं, और मित्रों की टोली भी बदल जाती है स्कूल में, और कॉलेज के मित्रों में बहुत सारा फ़र्क हो जाता है। तो बहुत सारी यादें हैं, चाहे वो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स का बैच हुआ करता था, बड़े लिमिटेड स्टूडेंट्स थे, वो 30 स्टूडेंट्स का बैच हुआ करता था। तो उससे जुड़ी बहुत सारी मित्रों की यादें हैं। और अभी भी जब हमारा 25 वर्ष पूर्ण हुए तो वो सब मित्र आए थे, तो वो सारी बातें फिर से रिपीट हुई। कैसे हम लोग मेला देखने जाते थे, कैसे रोज़ आईसीएच में मतलब चाहे लंच किया हो नहीं किया हो, लेकिन रोज़ आईसीएच जाना ही जाना है, फिर शाम को बाड़े घूमने जाना ही जाना है। तो उस तरह का एक अलग माहौल था उस समय। अब तो बदल गया है, अब तो बच्चों में इंटरेस्ट टीवी में, नेट पे, गेम्स में ज़्यादा हो गया है। उस समय मोबाइल नहीं हुआ करते थे, और टीवी भी लिमिटेड देखा करते थे लोग, या फिर लिमिटेड प्रोग्राम्स आते थे, लिमिटेड शोज़ आते थे। तो ज़्यादातर सोशली एक्टिव रहा करते थे उस समय पे। तो वो पूरा वही रूटीन हुआ करता था, जिसकी बहुत सारी मधुर यादें हैं। सर आपके पिताजी प्रोफेसर थे, मैथ्स के प्रोफेसर थे, तो जो एक बेटा होता है पिताजी से काफ़ी इन्फ्लुएंस होता है, देखता है कि पिताजी कैसे काम करते हैं। लगा आपको कि आपको टीचिंग लाइन में जाना चाहिए कभी? नहीं, टीचिंग में मेरा बहुत इंटरेस्ट नहीं था, और मैंने कभी उस बारे में सोचा भी नहीं। एक इंजीनियर बनने के बाद ये ज़रूर मैं सोचता था कि हो सकता है कि मैं ग्वालियर में न रुकूं या कहीं बाहर जाऊं, क्योंकि मेरे पिता ग्वालियर में ही रहते थे। तो ये ज़रूर कई बार विचार आता था कि हो सकता है मैं ग्वालियर में जॉब ना करूं, दिल्ली मुंबई कहीं जॉब करूं। लेकिन लकीली एमपी भी चूज़ किया, तो ग्वालियर का ऑप्शन मुझे मिल गया। सर सिलेक्शन कैसे हुआ आपका एमपीबी में? क्योंकि अब आज की डेट में तो काफ़ी मुश्किल है, क्या उस समय आसान रहता था सिलेक्शन होने, या उस समय भी, उस दौर में भी मुश्किल सिलेक्शन होता था? नहीं, उस समय भी बहुत आसान नहीं था एमपी में सिलेक्शन। उस समय भी एग्ज़ाम होता था और उसके बाद इंटरव्यू होता था। तो हम लोगों ने एग्ज़ाम दिया और फिर इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू हमने क्वालिफाई किया, उसके बाद सिलेक्शन हुआ। तो एक वो बाकायदा पूरा एक प्रोसेस था, उस प्रोसेस के थ्रू ही निकल गए। तो उसमें भी मतलब हाई रिजेक्शन रेट था। तो मतलब एक टफ प्रोसेस से ही एडमिशन हुआ था उस समय। सर जब पहली पोस्टिंग मिलती है सिलेक्शन के बाद, तो कई बार ऐसी जगह पर भेज दिया जाता है, क्योंकि ट्रेनिंग पीरियड रहता है वो, जहाँ पर विद्युत उपभोक्ता जो हैं वो बिल नहीं भर रहे हैं, और कई बार ऐसी नौबत भी आती है कि वहाँ पर झगड़े की नौबत आ जाती है। ये ट्रेंड तो बहुत चंबल में रहा ही है, काफ़ी पुराना। तो कभी ऐसा वाक़या हो ट्रेनिंग के दौरान, या शुरुआत में आपको लगा हो मैं गलत लाइन में आ गया? नहीं, ऐसा कभी नहीं लगा। और हमारी इनिशियल ट्रेनिंग तो उस समय पे ऐसे फील्ड ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा इस तरह से नहीं होती थी कि आपको फील्ड में जाके लड़ाई झगड़े की स्थिति है। और फिर अभी ये जो माहौल बदला है लड़ाई झगड़े वाला, ये माहौल मुझे लगता है कि पिछले 10-12 साल में, 15 साल में ज़्यादा बदला है। उससे पहले उपभोक्ता इतने एग्रेसिव नहीं थे, और एक एई के प्रति, मतलब हमारी इनिशियल पोस्टिंग असिस्टेंट इंजीनियर के रूप में थी, तो एक एई के प्रति जिसको बोले सम्मान का भाव रहता था। अब वो धीरे धीरे लोगों में प्रवृत्ति बढ़ती चलेगी। और फिर मेरी तो ट्रेनिंग इनिशियली जबलपुर और रतलाम साइड में हुई थी, तो वहाँ पे तो इतने एग्रेसिव उपभोक्ता हैं भी नहीं, तो वहाँ पे इस तरह के वाक़या तो नहीं आए। यहाँ पर ज़रूर इस तरह के वाक़ये कभी कभी आते हैं कि लोग नाराज़ हो रहे हैं, या कहीं घेराव की स्थिति बन रही है, या मॉब इकट्ठी हो गई है चीज़ों को लेकर। वो यहाँ पर आने के बाद उस तरह के अनुभव आए हैं। वहाँ पर तो इस तरह के इनिशियल अनुभव तो नहीं आए मेरे को। सर मैं पुराने टाइम की बात करूंगा, आपके टाइम की, जब उस समय लाइट अक्सर कटौती की जाती थी, बहुत पुराना टाइम है ये, तब शायद उतने संसाधन भी नहीं रहे होंगे। तब सर जब भी कोई अच्छा सीरियल आ रहा है, या कोई अच्छा सीन है, फिल्म का इंतज़ार कर रहा है कोई, या इंडिया पाकिस्तान का मैच है, तो उस समय लाइट काट दी जाती थी। सर ये अकस्मात होता था, या विद्युत विभाग की प्लानिंग होती थी कि उपभोक्ता को परेशान करना है? विद्युत विभाग कभी भी परेशान करने के उद्देश्य से लाइट कटौती नहीं करता है। पहली बात तो ये बहुत स्पष्ट रहे। लाइट कटौती दो ही कारणों से होती है, या तो लोड शेडिंग हो, लोड बहुत ज़्यादा हो, या फिर कुछ क्राइसिस हो बिजली का, तो
बिजली कटौती की जा रही हो, शेड्यूल बिजली कटौती की जा रही हो, वो तो एक लोड शेडिंग कहलाती है। या फिर बिजली जाती है तो किसी न किसी फॉल्ट के कारण जाती है कि कुछ खराबी हो गई लाइन में, 33 kV लाइन में कुछ फॉल्ट आ गया, सब स्टेशन में फॉल्ट आ गया, 11 kV लाइन में फॉल्ट आ गया, या ट्रांसफार्मर में फॉल्ट आ गया। रीजंस बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन फॉल्ट ही मेनली रीज़न रहता है कि लाइट अचानक जो चली जाती है। उसके पीछे ये कहा जाए कि काट दी गई है या कटौती कर दी गई है, वो एक गलत शब्द है, उसका जो इस्तेमाल होता है उस शब्द का हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। फॉल्ट आया है, फॉल्ट को जल्दी से जल्दी दुरुस्त किया जाए, ये हम लोगों की जिम्मेदारी है और हम सब लोगों को करना ही चाहिए कि कम से कम समय में जो फॉल्ट है वो दूर हो, लाइट रिस्टोर होनी चाहिए। सर फॉल्ट की आपने बात की, ग्वालियर का उत्तर क्षेत्र अगर मैं बात करूँ, हजीरा वगैरह जहाँ लगता है, वहाँ पर लाइन लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है, ऐसी कंप्लेंट्स भी आती हैं। तो वहाँ क्या ऐसी समस्या है कि सर इतना ज़्यादा लाइन लॉस वहाँ पर हो रहा है? लाइन लॉस की अगर बात करें तो ये एक सतत प्रक्रिया है कि जो लॉसेस हैं उनको कम किया जाए, ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। मैं बता सकता हूँ कि आज की स्थिति में हम जो CRPU एक कॉन्सेप्ट होता है कि हम कितना प्रति यूनिट हमें कितना पैसा मिल रहा है, उसको अगर हम देखें तो आज की तारीख में हम लोगों को लगभग शहर की अगर मैं बात करूं तो लगभग 4.25 रुपये हम लोग ले पा रहे हैं। मैं इसी बात को याद करता हूं तो आज से लगभग 15 साल पहले या 10 साल पहले ये बहुत कम हुआ करता था। यानी कि कहीं ना कहीं लॉसेस में कमी आई है, कहीं ना कहीं हम लोगों ने चोरी पर रोकथाम की है और बिजली के प्रति हमने लोगों में जागरूकता लाई है या पैसा हम लोग प्राप्त कर पा रहे हैं। लेकिन जो आप बात बोल रहे हैं कि अभी भी चोरी है, तो ये बात सही है। अभी भी बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पर चोरी है, उस पर निरंतर काम करने की आवश्यकता है, उसको रोकना पड़ेगा। लेकिन ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। इसमें ये बोलूँ कि मैंने आज चोरी ख़त्म हो गई, वो कभी नहीं हो सकता है। चोरी तो फिर भी कुछ ना कुछ चलती रहेगी। लेकिन हाँ, जिन क्षेत्रों में ज़्यादा चोरी है वहाँ पे समग्र रूप से कार्य करने की आवश्यकता है और हम लोग प्लान करके करते भी हैं। सर कार्य करते हैं अगर कर्मचारी तो उनकी पिटाई भी कर दी जाती है। अभी लेटेस्ट एक वीडियो भी आया था, एक व्यक्ति ने बहुत बुरी तरह मारा था। तो ऐसे में क्या है, जो अच्छा काम करना चाहते हैं किसी भी विभाग के कर्मचारी हैं, उनको कहीं ना कहीं एक नेगेटिविटी आती है, एक मतलब काम करने के प्रति वो उत्तरदायित्व उतना नहीं समझते, क्योंकि कहीं ना कहीं सुरक्षा की भावना उनको रहती है। तो विद्युत विभाग कभी सोचता नहीं है कि जब ऐसी जगह पर वो जा रहे हैं जहाँ ऐसा हो सकता है, कोई सुरक्षा के लिए पहले से ही इंतज़ाम किया जाए? देखिए, तो पार्ट ऑफ ड्यूटी है। डॉक्टर्स भी जब हॉस्पिटल में काम करते हैं और कोई अनहोनी हो जाती है तो उनके साथ भी इस तरह के घटनाक्रम हो जाती है। इवन पुलिस वालों के साथ भी हम सुनते रहते हैं कि पुलिस वाले कहीं गए और उन पर पत्थरबाजी हो गई, ये हो गई। तो ये तो आपकी ड्यूटी का पार्ट है कि आप गए हैं, लोगों में आक्रोश हो गया है, किसी वजह से लाइट नहीं है, या उनको लगता है कि इस व्यक्ति ने मेरे प्रति गलत बिल दे दिया है, इस तरह का माना कोई भी भाव है तो वो इस तरह का माहौल बन जाता है। तो पहली बात तो ये है कि हम सिर्फ इतना ही कह सकते हैं कि किसी का इंटेंशन नहीं होता है कि आपको परेशान किया जाए, चाहे वो आपका गलत बिल हो, या आपकी लाइट नहीं आ रही हो, या आपके लाइट गई हो तो उसको अटेंड करने में देरी हुई हो। किसी का इंटेंशन नहीं होता है। सिस्टम बहुत बड़ा है। आज अगर मैं ग्वालियर की बात करूं तो 2,80,000 उपभोक्ता हैं। 2,80,000 उपभोक्ताओं का बिल जनरेट होना, उनकी समस्याओं को अटेंड करना, उनकी हर एक की इंडिविजुअल परेशानी सुनना, ये कितना बड़ा सिस्टम है आप समझ सकते हैं। आज की तारीख में आपके सारे इक्विपमेंट बिजली से चलते हैं, आप बिजली के बिना नहीं रह सकते हैं। पहले हम बहुत कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मिक्सी नहीं होती थी, आप घर में जूस निकालना होता तो आप दूसरे तरह की चीज़ें रहती थी। हर चीज़ अब इलेक्ट्रिकल बेस्ड हो गई है, तो आपकी जो है डिपेंडेंसी बिजली पर बहुत बढ़ गई है। तो हम भी समझते हैं कि अब सब चूँकि बिजली से चलने लगा है, तो अगर बिजली चली जाती है तो आपको किस तरह की परेशानी होती है, ये हम भी समझते हैं। लेकिन आप ये भी देखिए कि पिछले समय से लेके अब तक में बिजली व्यवस्था में कितना सुधार हुआ है। पहले लाइट चली जाती थी तो आप 2-2, 3-3 घंटे, 4-4 घंटे, 5-5 घंटे पता ही नहीं चलता था कि लाइट कब आएगी। अब आप जानते हैं कि लाइट गई है तो आपको एक कॉन्फिडेंस होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आधा पौन घंटे में लाइट आ जाएगी। या फिर घोषित कटौती है तो कोई मेंटेनेंस है तो फिर आपको पता होता है कि 3 घंटे या 4 घंटे का मेंटेनेंस है तो उस समय आएगी। बहुत सारा सुधार हुआ है, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि सुधार की और गुंजाइश नहीं है। सुधार की और गुंजाइश है, लेकिन लोगों को भी समझना पड़ेगा, लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा।
अगर मारपीट की घटना करते हैं तो आप मारपीट करने का अधिकार किसी को नहीं है, किसी के साथ भी नहीं कर सकते हैं आप मारपीट कर रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं। आप अपनी कंप्लेन रेज कर सकते हैं, आप अपनी शिकायत कर सकते हैं, किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध है तो वो तो भी कर सकते हैं, लेकिन मारपीट का, पत्थरबाजी का, घेराव का, गाली गलौज का कोई तरीका नहीं है कि इसको अपनाया जाए। तो हमारी जनता को भी एजुकेट होना पड़ेगा, थोड़ा और ज़िम्मेदार होना पड़ेगा कि बिजली वाले लोग हैं वो लगातार काम कर रहे हैं 24 घंटे। अगर आप देखेंगे सर्दी में, बरसात के समय के मैं आपको ऐसे ऐसे वीडियोस दिखा सकता हूँ कि तेज़ बरसात है लेकिन हमारा लाइनमैन ऊपर चढ़ के काम कर रहा है। अभी भोपाल में बाढ़ आई, आप आश्चर्य करेंगे कि सीएम साहब ने रात को जाके खुद मॉनिटर किया तो सीएम साहब ने खुद देखा कि बरसात में कितनी विपरीत परिस्थिति में हमारे लाइनमैन लाइन चालू करने के लिए तार जोड़ने का काम कर रहे थे। तो हमारा कर्मचारी बहुत विपरीत परिस्थितियों में, चाहे मौसम कैसा भी हो, गर्म होता है, लू चल रही होती है, लेकिन हमारा कर्मचारी गर्म खंबे पे चढ़ के कार्य कर रहा होता है। तो जनता को भी चाहिए कि ज़्यादा संवेदनशील बने, समझे कि किस तरह से काम हो रहा है और अच्छा व्यवहार करें। सर आपने बताया 2,80,000 उपभोक्ता हैं, तो बिल जनरेट करने में काफ़ी समस्याएं भी आती हैं क्योंकि बड़ा काम होता है। इसी वजह से शायद अभी एक बिल जारी हुआ था, वो 3,000 करोड़ का बिल पहुंच गया था एक उपभोक्ता के पास। तो ये काम का प्रेशर था सर, ये क्या था फिर? वो तो एक मानवीय भूल थी कि जिस जगह पर हमें खपत डालनी थी उस जगह पर जो हमारा कंप्यूटर ऑपरेटर था उसने सर्विस कनेक्शन नंबर लिख दिया। तो सर्विस कनेक्शन नंबर लिख देगा तो निश्चित तौर पे कंप्यूटर को थोड़ी ना मालूम है कि आप खपत डाल रहे हो कि सर्विस कनेक्शन नंबर डाल लो। सर्विस कनेक्शन नंबर डाल दोगे तो वो घटा के उसने उतने का बिल जनरेट कर दिया, जिसे तुरंत ही करेक्ट कर दिया गया। लेकिन क्या होता है कि चटपटी खबर होती है तो आप लोगों को भी आनंद आता है। सर एक समस्या है जिससे अक्सर उपभोक्ता परेशान होते हैं, वो ये कि आकलिक खपत जो लगाई दी जाती है विद्युत विभाग द्वारा, और उससे क्या हमेशा कोई ना कोई मतलब एक टेंशन का माहौल हो जाता है कि हमने तो इतना यूज ही नहीं किया, आकलिक खपत लगा दी है। तो वो सर किस आधार पर जनरेट होती है सर? मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज की तारीख में हमारे यहाँ 2,80,000 उपभोक्ता हैं। 2,80,000 उपभोक्ताओं में से लगभग 15,000 उपभोक्ता ऐसे हैं जिनके मीटर अभी ख़राब हैं, निरंतर बदलते रहते हैं लेकिन ख़राब होते रहते हैं। उन 15,000 उपभोक्ताओं पर ही आकलित खपत लगेगी जिन पे मीटर नहीं है, एक बात। दूसरी बात, कभी कभी स्थिति ये होती है कि मीटर रीडर गया, उसको मीटर रीडिंग दिखाई नहीं दी, नहीं ले पाया, तो उसने उसको ये मानते हुए कि आपका पहले का पैटर्न है कि 100 यूनिट प्रति माह चल रहा है या 200 यूनिट प्रति माह चल रहा है, वहाँ डाल दिया। यद्यपि वो भी नहीं डालना चाहिए। अभी तो हम लोगों ने आकलित खपत पूरी तरह से बंद करने का निर्णय लिया है और हम लोग बहुत स्ट्रिक्टली कर रहे हैं। फिर भी अगर मीटर नहीं है या कोई और परिस्थिति है या आपको सामने दिखाई दे रहा है कि कोई चोरी कर ही रहा है और चोरी कर रहा है, डोरी डाल के चोरी कर रहा है, तो उसने फिर माना उसमें आपके देखते हुए कि आप लोड भी है और उसमें कुछ आकलित खपत डाल दी, तो इस तरह के कुछ प्रकरण हो सकते हैं। अन्यथा शासन स्तर पर बहुत स्पष्ट निर्देश है कि हमें आकलित खपत नहीं लगानी है। सर आकलिक खपत तो ठीक है, लेकिन सर क्या होता है जैसे अभी एक नया रूल, या कहूँगा पुराना भी हो सकता है, मुझे जितनी जानकारी है कि जैसे कोई बिजली का बिल जमा नहीं कर रहा है, 3 महीने हो जाए या 10,000 प्लस उसका बकाया हो जाए, तो उसके बाद विद्युत विभाग उसे सूचना नहीं देता है और चुपचाप से जाकर उसका लाइट कनेक्शन काट देते हैं। उसको मालूम ही नहीं हो लाइट कनेक्शन कट गया, फिर वो परेशान होकर फिर वो बिल भी जमा कर देता है क्योंकि वो अचानक से लाइट कनेक्शन कट गया है। तो ऐसा सर मतलब इंटेंशनली किया जाता है कि सूचना नहीं दो और काट दो, क्योंकि अगर सूचना देंगे तो कहीं ऐसे जैसे कई बार घटनाएं हो जाती हैं कि झगड़ा भी हो सकता है, तो चुपचाप से जाके कनेक्शन काट दें। नहीं, इसमें सूचना देना कोई प्रावधान ही नहीं है। अच्छा, सूचना नहीं देना है हमें, डिस्कनेक्शन से पहले कोई सूचना नहीं देना है। आपने समय पे बिल जमा नहीं किया है तो ये हमारा अधिकार है कि हम आपका बिजली कनेक्शन काट सकते हैं। आपका ये जो मोबाइल का बिल जमा नहीं करते तो बिल बंद हो जाता है ना आपका। तो यहाँ पे चूंकि प्रीपेड नहीं है, अगर यहाँ पे प्रीपेड होता तो अपने आप वो भी वही होता, अपने आप खत्म हो जाता, आपका पैसा आपका मीटर में ख़त्म हो गया तो अपने आप बिजली बंद हो जाती। तो उसमें सूचना का कोई मैटर ही नहीं है। आप बिजली का बिल का भुगतान नहीं करोगे तो हम अधिकृत हैं आपका कनेक्शन काटने के लिए। उसमें सूचना का हमारे पास कोई लायबिलिटी नहीं कि हमें आपको सूचित करना है। सर आपको बहुत लंबा समय हो गया है विद्युत विभाग में, और इस दौरान अधीनस्थ कर्मचारी कई सारी शिकायतें लेके भी आते होंगे आपके पास, और कई बार उन्हें लगता होगा कि जो हमारे सीनियर ऑफिसर हैं वो उसको उतना सीरियस नहीं ले रहे हैं, या वो नेगेटिव दौर में भी जा सकते हैं कि उपभोक्ता क्योंकि कई तरह के आते हैं और परेशान भी करते हैं, नेतागिरी भी बहुत हो जाती है कई बार। उन्हें आप सर कैसे मोटिवेट करते हैं अपने अधीनस्थ जो कर्मचारी हैं?
अ, हाँ, इसका मतलब उत्तर तो यही है कि उनको मोटिवेट करके रखना पड़ता है, उनको प्रोत्साहित करके रखना पड़ता है। कई बार विपरीत स्थितियाँ बन जाती हैं कि मॉब इकट्ठी हो गई या मारपीट हो गई या गाली गलौच हो गया, तो उनको मोटिवेट करके तो रखना ही पड़ता है, उनको समझाना पड़ता है कि भाई ये आपके कार्य का हिस्सा है और ज़रूरत पड़ने पर उनके साथ भी खड़ा होना पड़ता है। अभी अभी जो मीटर रीडर वाली घटना हुई, हम लोग पूरा डिपार्टमेंट उनके साथ खड़ा हुआ और अंततः उस व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई हुई, तो उनके साथ भी खड़ा होना पड़ता है। सिर्फ उन्हें ये एश्योरेंस दिखाना पड़ता है, उनको बताना पड़ता है कि आपकी समस्या में हम शामिल हैं, हमें भी आपके साथ पेन हो रहा है। ये अगर उनको विश्वास रहेगा कि हमारा वरिष्ठ अधिकारी भी हमारी समस्या का हिस्सा है, हमारी समस्या में वो भी परेशान है, उसको भी तकलीफ़ है, तो व्यक्ति हतोत्साहित नहीं होता है और कार्य करता है। सर, जहाँ तक मुझे जानकारी है, ये विभाग ऐसा है जिसमें दिवाली की छुट्टी नहीं रहती है, क्योंकि दिवाली एक ऐसा त्यौहार है जहाँ पर पूरा शहर जगमग होता है। हर कोई चाहता है कि लाइट की कटौती बिल्कुल ना हो, क्योंकि दिवाली एक ही बार आती है और प्रकाश पर्व है। तो परिवार के साथ आप सामंजस्य कैसे बनाते हैं? जैसे मैं देखता हूँ समय बहुत कम मिल पाता होगा सर आपको परिवार के साथ स्पेंड करने के लिए, और दिवाली वाले दिन भी ऑफिस जाना है, पूजन होना है घर पे, तो वो कैसे हैंडल करते हैं सर आप? मेरा आ गया कोई? दिवाली तो ये मान लीजिए कि जब से ये तय किया कि हमें विद्युत मंडल ज्वाइन करना है, उस दिन से तय हो गया कि दिवाली हमें घर में नहीं मनाना है। तो अब तो परिवार भी अभ्यस्त हो गए हैं कि भाई अगर हम अपने घर पे हैं, अपने गृह नगर में हैं, तो हम रात को 12 बजे आएंगे, और अगर गृह नगर में नहीं हैं तो हम दिवाली पे नहीं रहेंगे, ये तय बात है। तो वो धीरे धीरे परिवार भी अभ्यस्त हो जाते हैं और सभी लोग, अब सबको पता है कि ये तो जिम्मेदारी है। और वास्तव में आपने देख रहे हैं कि दिवाली पे पूरा स्टाफ ड्यूटी पे रहता है और हम लोग प्रयास करते हैं कि किसी के घर में अंधेरा नहीं हो। भले ही हम लोग घर पे दिवाली ना मना पाएँ, लेकिन किसी के घर में अंधेरा ना हो। सर, आप शुरू से ही विद्वान रहे, एक अच्छे स्टूडेंट्स के रूप में आपने काम किया है। तो जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, जैसे मैं इंजीनियरिंग की ही बात करूंगा, आप इस फील्ड से रहे हैं तो, और जाना चाहते हैं एमपीबी में या अच्छा करियर बनाना चाहते हैं, उन्हें आप क्या संदेश देंगे कि वो पढ़ाई अच्छे से करें, और क्या बुक पढ़ें या क्या ऐसा करें कि उन्हें भी, अगर वो सोचते हैं कि एमपीबी में जाना है यानी किसी विभाग, अच्छे विभाग में जाना है, तो उन्हें सिलेक्शन हो? एमपीवी जाना या कहीं और जाने वाली बात पे तो मैं कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ, क्योंकि आजकल बच्चों के रुझान बहुत सारे बदल गए हैं। बहुत सारे लोग अभी सरकारी नौकरियों को भी प्रेफरेंस नहीं देते हैं, उनको उनके इंटरेस्ट कुछ अलग रहते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स के लिए आपने बोला है तो मेरा बहुत स्पष्ट है कि आज की तारीख में बड़ा टफ कट थ्रोट कंपटीशन है। मतलब जिस क्षेत्र में भी जाइए, बच्चे एक से एक अच्छा काम कर रहे हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं। अगर आपको आईआईटी में सेलेक्ट होना है तो आपको देखना पड़ेगा, उतना कंपटीशन आपको फेस करना पड़ेगा। तो हमेशा मैं बोलता हूँ कि प्रयास तो श्रेष्ठतम करने पड़ेंगे। अगर आप श्रेष्ठतम प्रयास नहीं कर रहे हैं, अगर आप अपनी क्षमताओं का पूरा उपयोग नहीं कर रहे हैं, पूरा दोहन नहीं कर रहे हैं अपनी क्षमताओं का, तो फिर सफलता मिलना बड़ा मुश्किल है। तो इसलिए सफलता के लिए आवश्यक है कि आप श्रेष्ठतम प्रयास करें, अपनी जितनी क्षमता है उससे भी ज़्यादा प्रयास करें, क्षमताओं से बियॉन्ड जाकर काम करना पड़ेगा, तब जाकर काम बनेगा आज की तारीख में। इसलिए एफर्ट्स, हार्ड वर्क, ये सब बहुत आवश्यक है, और उसके साथ बहुत आवश्यक है डिसिप्लिन, क्योंकि वो हम बड़ी जल्दी मिस कर जाते हैं और युवावस्था में और जल्दी कर जाते हैं। तो अगर आपका हार्ड वर्क है, डिसिप्लिन है, आपके एफर्ट्स अच्छे हैं, परसिवरेंस है, तो आप निश्चित तौर पे सफलता प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो सर ने हमें बताया कि हमारे एफर्ट्स के साथ साथ डिसिप्लिन यानी कि अनुशासन होना भी बहुत ज़रूरी है किसी भी जगह में, कार्य क्षेत्र में सिलेक्शन के लिए और आगे बढ़ने के लिए, और जीवन ज़िंदगी में किसी भी तरह की सफलता पाने के लिए। तो हमारे साथ थे नितिन मांगलिक सर, जिन्होंने हमारे साथ हर सवाल का बेबाकी से जवाब दिया, और उन्होंने बताया कि कैसे उनका सिलेक्शन एमपीबी में हुआ और वो किस तरह इस क्षेत्र में पहुंचे और इस पद पर काम कर रहे हैं। आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और अगले एपिसोड में फिर से हाजिर होंगे आपके साथ एक नए अधिकारी के साथ। तब तक के लिए मैं गौरव आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।